Hello guys, welcome back to my YouTube channel Geography Grow. In the series of NCERT Geography, today we are here with another session of class 11th Geography, chapter number 7, Landforms and their Evolution. भू आकृतियाँ तथा उनका विकास। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला आपके लिए, केवल इसके लिए नहीं कि बोर्ड एग्जामिनेशन या एनुअल एग्जामिनेशन है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मुझे कोई एक चैप्टर चूज़ करना हो इस क्लास में से तो वो चैप्टर ये होगा, बिकॉज किसी भी टाइप का आपका कंपटीशन का एग्जामिनेशन, चाहे वो नेट का दे रहे हो, चाहे आप टेट को देने की प्लानिंग कर रहे हो, या यूपीएससी का हो या क्लैट का हो, ऐसा कोई एग्जामिनेशन नहीं होता जिसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस ना हो। सेकंड, ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे डायग्राम है। अगर हमने उन डायग्राम को समझा तो ये चैप्टर बहुत ईजी रहेगा। अगर हमने उन डायग्राम को नहीं समझा तो इसका मतलब इस चैप्टर में से हमें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो इसलिए हमें थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है समझने के ऊपर, ज़्यादा फोकस करना है डायग्राम्स के ऊपर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा था, पिछले चैप्टर में हमने बात की थी एंडोजोनिक और एक्सोजोनिक फोर्सेस की। हमने बात की थी कि भू आकृतियों का निर्माण जो पृथ्वी के ऊपर होता है वो किस कारण से होता है, कौन से बल उनके पीछे होते हैं। हमने अपक्षय की बात की, हमने अपर्दन की बात की, हमने निक्षेपण की बात की, हमने कुछ फोर्सेस की बात की। वहाँ पर हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि कुछ एजेंट है जो कार्य करते हैं उन बलों की सहायता से। वो एजेंट, चाहे वो अपर्दन हो चाहे वो निक्षेपण हो, उसमें कुछ एजेंट होते हैं। वो एजेंट इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। वो है नदी, हिमनदी, भूमिगत जल, वायु, पवनें और समुद्री तरंगे। ये जो एजेंट है पृथ्वी के ऊपर अपर्दन, परिवहन और निक्षेपण 3 प्रकार के कार्य करते हैं, जिसके कारण स्थल रूप है वो बनते भी हैं और उनका विध्वंस भी होता है। अलग अलग प्रकार की भू आकृतियाँ बनती है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे कार्य करते हैं, ये एजेंट कौन सी आकृतियों का निर्माण करते हैं, वो आकृतियाँ कैसे दिखती है, कहाँ पर बनती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये अपर्दन होता क्या है। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इस प्रकार से एजेंट्स ऑफ इरोजन है वो वर्क करते हैं। हम यहाँ इस चैप्टर में बात करेंगे समुद्री तरंगों की, हम बात करने वाले हैं ग्लेशियर की, हम बात करेंगे रनिंग वाटर की, हम बात करेंगे अंडरग्राउंड वाटर की, और हम पवनों की भी बात करने वाले हैं। तो ये सब कुछ इस चैप्टर का कंटेंट रहेगा। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे अपर्दन क्या होता है। अपर्दन के बारे में आप बहुत पहले पढ़ चुके हो, दोबारा से पढ़ लेते हैं कि अपर्दन है ये गतिशील प्रक्रम होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ये पृथ्वी तल पर उत्पन्न जो एक्सोजोनिक फोर्सेज होती है, बाह्य बल होते हैं, उनमें से एक परिवहनकारी प्रोसेस होती है। ये अपर्दन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इरोडेयर शब्द से बना होता है, जिसका अर्थ होता है घिसना या कुतरना। यानी सीधी भाषा में कहें, सरल भाषा में कहें तो कटाव होना। कहीं पर भी कटाव होता, आपने देखा होगा सड़कों के किनारे कई बार तेज़ बारिश आती है और कटाव हो जाता है, वो क्या है? अपर्दन है। अपर्दन सिर्फ पानी से नहीं होता, अपर्दन हिमनदियाँ भी करती है, अपर्दन पवनें भी करती है, अपर्दन समुद्री लहरें भी करती है, और अपर्दन का कार्य है वो अंडरग्राउंड वाटर भी करता है। तो अपर्दन क्या है? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है और इसका शाब्दिक अर्थ होता है कटाव, घिसाव या कुतरना, जिसके तहत चट्टानें है वो एक जगह से यानी कि कटाव होगा, कटाव होने के बाद परिवहन भी होगा, परिवहन के बाद निक्षेपण होगा। यानी निक्षेपण तब होगा जब अपर्दन होगा, परिवहन तब होगा जब अपर्दन होगा। तो अपर्दन का अर्थ है कटाव होना, और इसके जो एजेंट है मुख्य, जो अभी हमने डिस्कस की थी, वो अपर्दन के एजेंट है नदी, हिमनदी, पवनें, भूमिगत जल और समुद्री लहरें। अब अपर्दन के कारक या एजेंट की बात करें, दोबारा से देख लीजिए कि अपर्दन के 5 प्रमुख एजेंट हैं जो अपर्दन के कार्य को पूरा करते हैं। तो वो है नदी, इस चैप्टर में हम डिटेल में जानने वाले हैं नदी, उनके द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ कौन सी होती है, हिमनद यानी ग्लेशियर, विंड, पवनें, भूमिगत जल, समुद्री लहरें या तरंगे, ये अपर्दन के एजेंट कहलाते हैं। इन सभी कारकों के द्वारा किसी भी भूभाग का समतलीकरण किया जाता है, यानी उत्थान होता है, उत्थान अपर्दन के बाद लेवल समतलीकरण किया जाता है
उत्थान जो निर्माणकारी बल होते हैं जो हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था, आंतरिक बल होते हैं, बाह्य बल होते हैं। और अपरदन के जो मुख्य कारक होते हैं, इनका कार्य होता है दोबारा से उनको लेवल करना, क्योंकि जब कटाव किया जाएगा तो वो समतलीकरण होगा। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये सिर्फ विध्वंस करते हैं। जब कटाव किया जाता है, जब परिवहन होता है और जब निक्षेपण होता है, तीनों ही स्थितियों में कई प्रकार की भू-आकृतियों का निर्माण भी होता है। यानी विध्वंस के साथ साथ निर्माण की प्रक्रिया वो साथ साथ चलती रहती है। तो इन सभी 5 कारकों के द्वारा जो भू-आकृतियाँ या स्थलाकृतियाँ लैंडफॉर्म्स बनाई जाती है, उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो अपर्दनात्मक होगी, जब वो अपर्दन करेंगे कुछ आकृतियाँ बनेगी। जैसे आपने पढ़ा है पीछे 9th और 10th क्लास में पढ़ा है, वी शेप वैली, यू शेप वैली आपने पढ़ा। जब कटाव किया वैली बन गई, यानी वहाँ कटाव हुआ, अपर्दन हुआ, लेकिन एक लैंड फॉर्म भी बना। दूसरा होता है निक्षेपणात्मक स्थलाकृतियाँ, यानी कि जब जमाव करते हैं, निक्षेपण करते हैं, तब कुछ स्थलाकृतियाँ बनती है। उन लैंड फॉर्म्स में आप अब तक जो पढ़ चुके हो पिछले क्लासेस में, वो पढ़ चुके हो डेल्टा। डेल्टा कैसे बनता है? जब जमाव होता है। तो ऐसी बहुत सारी और आकृतियाँ हैं जो ये 5 एजेंट बनाते हैं। उन सब को हम डिस्कस करेंगे। यानी कि कितने प्रकार की आकृतियाँ बनाती हैं 5 एजेंट? 2 प्रकार की आकृतियाँ बनाते हैं, अपर्दनात्मक और निक्षेपणात्मक। इन आकृतियों में से कुछ आकृतियाँ अपर्दन से बनती है और कुछ निक्षेपण से बनती है। उसी के आधार पर इनको 2 भागों में बांटा गया। अब हम नदी की बात करेंगे। सबसे पहले नदी है जो अपर्दन का एक महत्वपूर्ण एजेंट है। बहते हुए जल को हम नदी कहते हैं, यानी प्रवाहित जल है उसको हम नदी का रूप देते हैं, जो एक निश्चित दिशा में बहता है, निश्चित इसका मार्ग सुनिश्चित होता है। उस दिशा में जब बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जब पानी बहता है तो उसको हम नदी का नाम देते हैं। ये जो नदी है वो तीनों प्रकार के कार्य करती है। यानी कि ऊपरी जो भाग है वहाँ पर ये किनारों को, तली को खुरंचती है या अपर्दन करती है, उसके बाद परिवहन करती है और बाद में निक्षेपण भी करती है। नदी की 3 अवस्थाएं होती है। इसी आधार पे 3 अवस्थाओं में बांटा गया। यानी नदी क्या है, पहले तो ये समझना है कि बहता और निश्चित दिशा में बहते हुए जल की मात्रा को हम नदी कहते हैं। ओके, और नदी को हम 3 अवस्था में बांट सकते हैं। पर्वतीय भाग है वो युवावस्था कहलाती है। जब पर्वत से निकलती है तो युवावस्था इसलिए क्योंकि उसमें पानी की मात्रा भी अधिक होती है। दूसरा, ढाल तेज होता है, और जब ढाल तेज होता है तो गति तेज होती है, और जब ढाल गति तेज है, पानी अधिक है, तो शक्ति ज़्यादा होती है, वहाँ अपर्दन अधिक होता है। दूसरा होता है मैदानी भाग, यानी ये पर्वतीय भाग में होती है युवावस्था। दूसरा जो बीच का भाग है वो होता है मैदानी भाग में जब प्रवेश करती है तो उसे प्रौढ़ावस्था बोलते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर परिवहन का कार्य किया जाता है। और तीसरा डेल्टाई भाग होता है जिसे वृद्धावस्था बोलते हैं। यहाँ पर मुख्य तौर पर जो कार्य किया जाता है वो कार्य होता है निक्षेपण का। इन तीनों ही भागों में नदी है वो कई आकृतियाँ बनाती है, लेकिन उनमें से मुख्य जो आकृतियाँ बनती है वो बनती है युवावस्था में और दूसरी वृद्धावस्था में। यहाँ थोड़ा सा हम डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं किस तरीके से हम नदी को 3 भागों में बांट सकते हैं। अपर कोर्स, जो अपर कोर्स है वो यहाँ पर्वतीय भाग में होगा जिसको हम युवावस्था कह सकते हैं। मिडिल कोर्स मैदानी अवस्था में होगा। मैदानी भाग है, यहाँ पर ढाल मंद हो जाता है मैदानी भाग में, और परिवहन कार्य होता है, यहाँ पर समतल भाग होते हैं। तीसरा होता है लोअर कोर्स, जो लोअर कोर्स है यानी निचला जो भाग है, वृद्धावस्था या अंतिम अवस्था है, वहाँ पर निक्षेपण का कार्य होता है। वहाँ पर जैसे बाढ़ के मैदान है, ऑक्सबो लेक है, मेंड्रिंग है, डेल्टा, एस्चुरीज, ये कई प्रकार की आकृतियाँ बनती है। तो नदी है उसकी 3 अवस्था होती है, अपर कोर्स, मिडिल कोर्स एंड लोअर कोर्स, यानी युवावस्था, उसके बाद मध्य अवस्था और तीसरी है वृद्धावस्था। नदी है वो 3 प्रकार के कार्य करती है। नदी ही क्यों, कोई भी एजेंट है, किसी प्रकार का जो एजेंट है वो 3 कार्य करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ नदी की बात करें, नदी के 3 कार्य होते हैं। अपर्दनात्मक कार्य होता है, इरोजनल वर्क होता है, अपर्दन द्वारा किनारों तली को काटना छांटना, इसे नदी का अपर्दन कार्य कहा जाता है। ये युवावस्था में अधिक कार्यशील होता है। दूसरा परिवहन कार्य, कि काटे गए अवसाद को नदी अपनी घुलनशील अवस्था में या लुढ़का करके या बहा करके अपने साथ दूसरी जगह पे ले जाती है, इसे हम परिवहन बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशनल वर्क होता है। तीसरा कार्य होता है फिर निक्षेपणात्मक कार्य, डिपोशनल वर्क, यानी बहाकर लाया गया जो पदार्थ है, मटेरियल है, उसको जब ढाल मंद हो जाता है, ढाल मंद हो गया तो गति मंद हो गई,
गतिमंद हो गई तो उसकी शक्ति मंद हो गई, तो वहीं पर जमा कर देते हैं, जमा करते हैं। इस कार्य को बोलते हैं निक्षेपण कार्य। यानी 3 कार्य करते हैं, अपर्दनात्मक, परिवहन और निक्षेपणात्मक। 3 कार्य किए जाते हैं नदी के द्वारा। उसके बाद बात आती है अपर्दनात्मक कार्य की। जब अपर्दन किया जाता है तो अपर्दन करती कैसे है नदी? नदी का अपर्दन जो कार्य है वो 2 प्रकार से होता है मुख्य तौर पर। एक तो यांत्रिक होता है और दूसरा होता है रासायनिक। इनमें कई विधियां हैं नदी के अपर्दन कार्य में शामिल होती है। एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। पहली है जलीय क्रिया द्वारा। इसमें नदी का जल है अपने भार द्वारा दबाव डालकर तली और किनारों की चट्टानों को ढीला कर देते हैं या उनका कटाव करते हैं। यानी इसमें जितनी अधिक पानी की मात्रा होगी उतना ही अधिक कटाव होगा। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो कृषि कार्य करते होंगे, गांव से बिलोंग करते होंगे, तो वो देखते होंगे कि जब जितना अधिक पानी की मात्रा होती है, जब खेतों में पानी दिया जाता है, उतना ही अधिक कटाव होगा। तो वो कटाव किसके कारण हो रहा है? पानी के बल के कारण, पानी के दबाव के कारण। ऐसे ही जैसे नहरें टूट जाती है तो कटाव बहुत अधिक होता है, तेज़ बारिश आती है, बहुत अधिक कटाव होता है। तो ये पानी की जितनी मात्रा अधिक होगी और मात्रा के साथ साथ जितना तीव्र ढाल होगा उतना ही अधिक कटाव होगा। तो ये पहला जो अपर्दन का कार्य किया जाता है उसमें पहला जो मेथड होता है, विधि होती है, वो ये होता है जलीय क्रिया के कारण, यानी कि पानी की गति, बहाव और मात्रा के कारण कटाव या अपर्दन होता है। दूसरा होता है अपघर्षण, यानी पहला जलीय क्रिया के द्वारा हुआ और दूसरा अपघर्षण के कारण। इसमें नदी अपने जो पदार्थ हैं अपने साथ कंकर पत्थर वो कटाव के बाद लेके आई, और वो कंकर पत्थर जो उसके साथ हैं, कंकर पत्थर बोलने में आपको छोटे छोटे लग रहे हो, जरूर नहीं कि वो बिल्कुल छोटे हों, काफ़ी बड़ा आकार हो सकता है। पानी की जितनी अधिक गति और मात्रा होगी उसके अकॉर्डिंग उसकी शक्ति उतनी अधिक होती है, तो बड़े बड़े पत्थर भी उनके साथ बहाते हैं। वो कंकर पत्थर वहाँ पर क्या कार्य करेंगे? औजार का कार्य करेंगे नदी के लिए, और तल और किनारों को और ज़्यादा वहाँ पर कटाव करते हैं। तो इसे बोलते हैं हम अब्रीशन या अपघर्षण, यानी जो कंकर पत्थर लेके आए वो उसके औजार बन जाते हैं नदी के। तीसरा होता है सन्निघर्षण, एट्रिशन। एट्रिशन क्या होता है? इसमें नदी के जल में मिले जो बड़े पत्थर हैं या छोटे जो टुकड़े हैं वो आपस में टकरा करके भी चूर्ण बन जाते हैं, यानी जो पदार्थ है वो भी आपस में रगड़ खा करके गोल हो जाते हैं या बारीक होते रहते हैं, तो इसे सन्निघर्षण बोलते हैं। ये भी अपर्दन का एक तरीका होता है, यानी पहले बड़े पत्थर है वो आए और उसके बाद आपस में टकरा करके और ज़्यादा बारीक हो गई। जो बालू का निर्माण होता है, बालू मिट्टी पाई जाती है नदी की घाटी की तली में, तो वो इसी के कारण बनती है। तो ये तीसरी विधि होती है जिसके कारण अपर्दन करते हैं। उसके बाद चौथी है कोरिजन या संक्षारण। इस क्रिया में किनारों की जो चट्टानें हैं उसमें काफ़ी सारे घुलनशील तत्व होते हैं, वो पानी में घुल जाते हैं, यानी घुलनशील जो मिनरल्स होते हैं चट्टानों में वो पानी में घुल जाते हैं। इस तरीके से भी अपर्दन किया जाता है। तो 4 विधियां अपनाते हैं अपर्दन के लिए। पानी है वो पहली जो विधि होती है जल के दबाव के कारण, दूसरा अपघर्षण यानी जो पत्थर वगैरह आए उसके साथ कंकर पत्थर है वही औजार का कार्य करते हैं। सन्निघर्षण में वही कंकर पत्थर आपस में टकरा करके भी चूर्ण या बारीक महीन होते जाते हैं। और चौथा जो तरीका है वो कोरिजन, यानी जल है कुछ चट्टानों को अपने साथ घोल लेता है। तो ये 4 विधियां होती है जिसके द्वारा अपर्दन किया जाता है। अब अपर्दन के लिए कौन सी परिस्थितियां हैं वो उपयुक्त होती है? नदी अपर्दन के लिए कुछ परिस्थितियां होती है, उनके ऊपर निर्भर करता है। पहला जल का आयतन, यानी जल की मात्रा, कितनी अधिक मात्रा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अधिक जल की मात्रा होगी अपर्दन उतना ही अधिक होगा। जल दाब, जिस अपर्दन विधि की बात की थी, तो जल दाब किसके ऊपर डिपेंड करता है? जल की मात्रा के ऊपर। दूसरा जल का वेग, स्पीड, ढाल, स्पीड डिपेंड करेगी ढाल के ऊपर। जितना अधिक ढाल होगा उतना ही स्पीड अधिक होगी, गति अधिक होगी। जितनी अधिक गति होगी अपर्दन कटाव उतना ही अधिक होगा। तो पहला जल की मात्रा पर अपर्दन निर्भर करता है और दूसरा जल के वेग के ऊपर निर्भर करता है। अगर आपने खेतों में पानी लगाया तो आपने ये चीज़ नोट की होगी, खेतों में कभी गए हो या तेज़ बारिश को देखा होगा, कम बारिश है वो अपर्दन नहीं करती है, जितनी तेज़ बारिश है वो अधिक अपर्दन करती है। जितनी स्पीड होती है, जब छत से पानी नीचे गिरा होता है तो वहाँ पर छोटा सा गड्ढा हो जाता है। क्यों हो जाता है? वो स्पीड के कारण है। तो जल के वेग यानी कि स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करता है अपर्दन कैसा करेगा, कैसा होगा। तीसरा चट्टानों की प्रकृति और संरचना,
के ऊपर भी निर्भर करता है। चट्टान किस प्रकार की है, मुलायम चट्टान है या कठोर चट्टान है। मुलायम चट्टान है उनका अपरदन करना आसान होता है, और जो कठोर चट्टान होती है उनका अपरदन उतनी आसानी से नहीं हो पाता। दूसरा, संरचना के ऊपर भी निर्भर करता है कि किस प्रकार से मुलायम और कठोर चट्टानों का वितरण कैसे है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। अगर वो क्षैतिज दिशा में है या लंबवत दिशा में है। अगर लंबवत दिशा में है और क्षैतिज दिशा में अगर मुलायम चट्टान है तो उसके ऊपर की चट्टानों के कारण मुलायम चट्टानें वो कई बार बची रहती है, अपरदन नहीं हो पाता। क्षैतिज दिशा में है, अगर लंबवत है क्षैतिज की बजाय, तो ये बीच में जहाँ पर भी मुलायम चट्टान होगी वहाँ पर अपरदन होगा। उससे भी कई प्रकार की भू आकृतियाँ बनती है जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चौथा जो परिस्थितियाँ होती है वो है कोणीय अवसाद की मात्रा। जो अवसाद नदी अपने साथ बहा करके लेके जा रही है, जिसका अपरदन किया है, उसमें कितने अधिक कोणीय तीखे नुकीले कंकर पत्थर है। जितने अधिक नुकीले तीखे कंकर पत्थर होंगे उतनी ही ताकत बढ़ जाती है नदी की, उतनी ही पोटेंशियल बढ़ जाती है रिवर की अपरदन करने के लिए, क्योंकि वो हथियार का कार्य करते हैं। तो ये 4 परिस्थितियां हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है कि नदी अपरदन है वो कितना होगा, कैसे होगा। तो अभी तक हमने समझा है कि नदी अपरदन, नदी क्या होती है, समझ में आ गया होगा। नदी की 3 अवस्थाएं कौन सी होती है ये हमने समझा है। नदी अपरदन कौन कौन सी विधि से करती है, और फिर हमने समझा कि अपरदन कैसे होता है या किन परिस्थितियों के ऊपर निर्भर करता है। अब बाकी जो एजेंट है उनकी तरह नदी भी जब कटाव करती है, परिवहन करती है और जमाव करती है, इनसे वो 2 प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती है। पहली अपरदनात्मक और दूसरी निक्षेपणात्मक। यानी अपरदन के कारण स्थलाकृतियाँ बनती है और दूसरी बनती है जमाव के कारण। तो ये कौन कौन सी भूआकृतियाँ बनाती है, चलिए उनके बारे में देखते हैं। यहाँ से हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, वो शुरू हो रहा है। तो पहला है गोर्ज, यानी हम बात करें अपरदनात्मक आकृतियों की, स्थलाकृतियों की। यानी नदी के अपरदन कार्य के कारण कई प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है। तो उनमें से पहला आ गया गोर्ज। गोर्ज क्या होता है, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे इसे। यहाँ देखिए विजिबल होगा आपके लिए। ये गोर्ज है, ये खड़े पार्श्व मतलब किनारे हैं, खड़े किनारे वाली एक संकरी और गहरी घाटी होती है। बहुत पतली घाटी होती है और बहुत गहरी घाटी होती है। ये यहाँ पे गोर्ज है, और यहाँ साइड में दिया गया कैनियन। गोर्ज है, इसके ढाल आपको खड़े दिखाई दे रहे हैं दोनों साइड से, पतली है घाटी, और जो कैनियन है उसके ढाल अपेक्षाकृत खड़े कम है और ज़्यादा चौड़ाई है। तो ये अपरदनात्मक स्थलाकृति है। तो गोर्ज क्या है, एक खड़े ढाल वाली और संकरी घाटी होती है, और कहाँ पे बनती है, युवावस्था में, पर्वतीय भागों में बनती है। इसी तरीके से कैनियन भी स्थलाकृति है। कैनियन है, ये कैनियन गोर्ज की अपेक्षा अधिक तंग और गहरी घाटी होती है। ये गोर्ज की अपेक्षा है, गहराई कैनियन की ज़्यादा होती है। यानी पहले गोर्ज का निर्माण होता है, जब और अधिक अपरदनात्मक कार्य होता है तो कैनियन का निर्माण हो जाता है। इसी तरीके से कुछ भागों में यू आकार की घाटी पाई जाती है। हालांकि ये ज़्यादातर ग्लेशियर बनाता है, लेकिन कहीं कहीं यू आकार की घाटी है वो नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृति का परिणाम भी हो सकता है। यू आकार की घाटी, क्योंकि कैनियन और गोर्ज कैसी घाटियाँ, वी शेप की वैली है, वी शेप की है ना, नीचे से पतली और ऊपर से चौड़ी। जो यू आकार की घाटी होती है, जब बहुत पुरानी घाटी हो जाती है तब तली से भी कटाव होना शुरू हो जाता है, तो वो वी की बजाय यू शेप में आ जाती है। यू शेप की वैली है मोस्टली कौन बनाता है, हिमनद बनाता है, लेकिन कुछ वी शेप, जो यू शेप की वैली है वो नदियों के द्वारा भी बनाई गई है। तो ये 2 स्थलाकृतियाँ जो हमने डिस्कस की, गोर्ज और कैनियन, इन दोनों को हम वी शेप वैली भी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों है वी शेप वैली। डिफरेंस क्या है, गोर्ज की तुलना में कैनियन ज़्यादा तंग और गहरी घाटी है। उसके बाद तीसरी जो भू आकृति है, लैंड फॉर्म है, वो है वाटरफॉल, जलप्रपात। जलप्रपात ऊर्ध्वाधर ढाल पर जल के तीव्र गति से गिरने पर जलप्रपात निर्माण होता है। यानी कि जल प्रपात है उसका निर्माण कैसे होता है, जब ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ गिरता है, वाटरफॉल बोलते हैं। यहाँ और बेटर तरीके से आप समझ पाओगे। यहाँ देखिए कि वाटरफॉल रिट्रीट्स
किस तरीके से है, यहाँ से ऊंचाई से पानी आ रहा है और वो निचाई पर नीचे के स्थान पर गिर रहा है, तो इसे हम वाटरफॉल कहते हैं। अब वाटरफॉल है वो दो प्रकार का हो सकता है। अब ये जो वाटरफॉल आप देख रहे हो ये टेम्परेरी है, अस्थायी जलप्रपात है। अस्थायी जलप्रपात कैसे, जैसे ऊपर की तरफ है वो हार्ड रॉक है और नीचे की तरफ सॉफ्ट रॉक है, लेकिन जब नीचे गिरेगा तो ये नीचे का भाग है वो अपरदित होता जाएगा और धीरे धीरे ये नीचे से जब अपरदित हो गया तो ये भाग टूट करके नीचे गिर जाएगा, यानी अस्थायी जलप्रपात है। स्थायी ये तब होता जब यहाँ पर सॉफ्ट रॉक होती और यहाँ पर हार्ड रॉक होती, वो जलप्रपात स्थायी होते, परमानेंट होते, क्योंकि उनमें सामने की तरफ हार्ड रॉक होती है, सख्त चट्टानें होती है जिनका अपरदन नहीं हो पाता। तो ये वाटरफॉल है। वाटरफॉल क्या है, जब ऊंचाई से, बहुत ऊंचाई से पानी नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ गिरता है, तो उसे हम वाटरफॉल या जलप्रपात कहते हैं। जलप्रपात दो प्रकार के हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी हो सकता है। ये अस्थायी है जो आपको विजिबल हो रहा है, और स्थायी जब लंबवत चट्टानें सॉफ्ट और हार्ड की हो और हार्ड जो रॉक है वो सामने हो, क्योंकि उसका अपरदन नहीं हो पाएगा आसानी से। तो ये तीसरे प्रकार की भू आकृति या लैंड फॉर्म्स है जो नदी के द्वारा ऊपरी भाग में बनाई जाती है। उसके बाद रैपिड्स, शिप्रिकाएं। रैपिड्स या शिप्रिकाएं क्या है, नदी के मार्ग के वे भाग जहां ऊपर उठी कठोर चट्टानों के कारण नदी उछलती हुई दिखाई देती है। कई बार ऊंचाई से नीचे की तरफ पानी आता है, बारिश का पानी आपने देखा होगा, और उसमें वो ऐसे लगता है जैसे कूदते हुए चल रहा है पानी, जंप लगाते हुए चल रहा है। ऐसा तब होता है जो पर्वतीय भाग वहाँ पर, जब वहाँ पर कठोर और मुलायम चट्टानें हो, जैसे यहाँ पे कठोर चट्टानें हैं, यहाँ पे मुलायम चट्टानें हैं, यहाँ कठोर चट्टानें हैं, कठोर मुलायम ऐसे चट्टानें हैं। तो जो मुलायम चट्टानें हैं, सॉफ्ट है, सॉफ्ट रॉक्स है, उनका तो अपरदन हो गया, वहाँ से थोड़ा नीचा हो जाएगा रास्ता। जो कठोर चट्टानें वहाँ से ऊपर रहेगा। तो जब पानी यहाँ से बहेगा, नदी बहेगी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो वहाँ जंप लगाती हुई चलती दिखाई देगी। तो इनको हम शिप्रिकाएं या रैपिड्स बोलते हैं। ऐसे रैपिड्स बनी होती है। तो ये भी भू आकृति है, लैंड फॉर्म है, जो नदी के द्वारा अपरदनात्मक कार्य से बनाई जाती है। यानी कि अपरदनात्मक कार्य कैसे, इरोजनल वर्क कैसे, क्योंकि यहाँ से जो सॉफ्ट रॉक है ये, इसका अपरदन किया तभी ये नीचा भाग है ये नीचे हुआ, जबकि कठोर चट्टानों का उतना अपरदन नहीं हो पाया, इसलिए शिप्रिकाएं रैपिड्स बनी। उसके बाद फिफ्थ है अवनमित कुंड, प्लंज पूल। प्लंज पूल क्या होते हैं, ये बहुत बड़े गहरे गड्ढे होते हैं जो जलप्रपात की तली में बनते हैं। अब जलप्रपात में पानी ऊपर से जब नीचे की तरफ आता है तो प्लंज पूल बनता है। यहाँ देखिए कि पानी है वो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, जब नीचे की तरफ आ रहा है तो यहाँ पर ये महाखड्ड बन गया, गर्त बन गया। गर्त अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल लिया था कि जब छत से पानी नीचे की तरफ आता है, हम ट्रेडिशनल तरीके से जब नीचे की तरफ पानी आता है ट्रेडिशनल मकानों में, तो वहाँ पर एक खड्ड बन जाता है। उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो चट्टानों का अपरदन हो जाता है और वहाँ पर एक कुंड या गर्त बन जाता है, जिसे हम अवनमित कुंड बोलते हैं, प्लंज पूल बोलते हैं। यहाँ देखिए प्लंज पूल, दूसरा एक और डायग्राम मैंने लिया है, ये यहाँ पर है। तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ आया और जहाँ पर जब वो गिरेगा तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा अवनमित कुंड, प्लंज पूल बन गया। ओके, तो ये पूरा चैप्टर है आपका डायग्राम पर बेस्ड है। हमें डायग्राम समझ में आ रहे हैं, दिख रहे हैं, तो नीड नॉट टू जस्ट मेमोराइज नहीं करने हैं, जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड ओनली। हमें समझना है, ओके, क्रीम नहीं करना है हमें। उसके बाद सिक्स्थ जो स्थलाकृति लैंड फॉर्म है नदी के द्वारा बनाई जाती है, वो है जल गर्तिका या जलज गर्तिका भी इसे बोल सकते हैं, पॉट होल्स। ये नदी की तली में जल के वेग की छेदन क्रिया से निर्मित गर्त होते हैं। अब यहाँ जो लैंग्वेज दी गई वो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा। अब कैसे बनते हैं, जब नदी बह रही होती है, नदी बह रही है, उसके रास्ते में कहीं पर सॉफ्ट चट्टान हो गई, ओके, और सॉफ्ट चट्टान है वहाँ पर उसका अपरदन होना शुरू हो जाता है। और वो एक बार अगर अपरदन होना शुरू हो गया तो वो जो गर्त या गड्ढा है वो बड़ा होता जाएगा, क्योंकि नदी के साथ के जो पत्थर हैं, कंकर पत्थर है, वो औजार का कार्य करेंगे। तो उस गड्ढे को हम जलज गर्तिका बोलेंगे। यहाँ पर भी आपको विजिबल होगा ये जो गड्ढे बने हुए ये नदी घाटी के हैं। तो जहाँ पर सॉफ्ट
मटेरियल होता है, सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, तो उसका अपरदन हो जाता है, जबकि कठोर चट्टानें पड़ी रहती है। तो ऐसे जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो विजिबल है आपको, ये जल्ज गर्तिका होते हैं। नदी के रास्ते में ऐसी सॉफ्ट चट्टानें आती है और वो गर्त एक बार बन गया तो यहाँ पे ये छोटे दिखाए गए, वो बड़े आकार के भी हो सकते हैं, उसे हम पॉट होल्स बोलते हैं, जल्ज गर्तिका। सेवंथ है नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं क्या होती है? नदी की घाटियों, जो नदी घाटी है उसके दोनों किनारों पर सीढ़ीदार आकृति बन जाती है वेदिका आकार में। ये दो प्रकार की हो सकती है, पेयर टेरेसेस हो सकती है। पेयर टेरेसेस यानी कि दोनों तरफ एक जैसी है, यानी इनमें उतार चढ़ाव वो एक जैसा है। अनपेयर्ड, जब दोनों साइड में उतार चढ़ाव एक जैसा ना हो तो उसे हम अनपेयर्ड कहेंगे। तो ये भी बाढ़ के मैदानों में या ऊपरी भाग में अधिक होता है, जब नदी का बहाव है वो कम ज़्यादा होता है, तब इस प्रकार की नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है दोनों किनारों में। आपने नहर देखी होगी, कच्ची नहरें कहीं पर बहुत कम रह गई है, फिर भी कहीं पे देखी होगी तो वहाँ पे ढाल है, नीचे तक पानी चलता है, वहाँ कटाव थोड़ा अधिक होता है, ऊपर कुछ अलग होता है, तो इस प्रकार की वेदिकाएं दिखाई देती है हमें। उसके बाद नदी विसर्प है, रिवर मेंडरिंग जिसे बोलते हैं। नदी विसर्प ये भी एक भू आकृति है। जब नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है, मैदानी भाग में प्रवेश करती है तो वहाँ पर ढाल नहीं होता, ढाल बिल्कुल नहीं होता। ढाल नहीं है तो गति कम हो जाती है, गति कम हो गई तो नदी की शक्ति कम हो जाती है। अब उस नदी के रास्ते में अगर थोड़ी सी भी कठोर चट्टान आ गई तो उसका अपरदन नदी नहीं कर पाती, तो क्या होगा? नदी घुमाव ले लेगी। तो उसके कारण नदी विसर्प का निर्माण होता है, यानी कि जब नदी सांप की भांति बल खाती हुई चलती है तो उसे हम नदी विसर्पण बोलते हैं। जरूरी नहीं कि आप ऐसा ही डायग्राम बनाओ, आप इस टाइप का कुछ भी सिंपल डायग्राम बना सकते हो। मैदानी भाग में जब नदी सांप की तरफ बल खाती हुई चलती है तो उसे नदी विसर्पण बोलते हैं। तो ये भी एक भू आकृति है जो लैंड फॉर्म है, जो नदी के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद पेनी प्लेन, समप्राय मैदान। ये नदी के द्वारा निर्मित आकृति विहीन में कम ढाल वाला मैदान होता है। ये नदी की अंतिम अवस्था में होता है, लेकिन यहाँ पर अपरदन और निक्षेपण दोनों कार्य साथ चल रहे होते हैं, जिसके कारण इस प्रकार का मैदान बनता है। यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पे जमाव भी हो रहा है, अंतिम भाग है तो जमाव हो ही रहा है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत यहाँ पर अपरदन भी हो रहा है। तो ये लगभग बिना ढाल का मैदान होता है, समतल सा मैदान होता है, जिसे पेनी प्लेन बोलते हैं, समप्राय मैदान बोलते हैं। ये भी नदी के द्वारा बनाई गई एक भू आकृति है। तो ये कुछ भू आकृतियाँ थी जो किसके कारण बनती है? अपरदनात्मक कार्य के कारण बनती है। अब हम बात करेंगे निक्षेपण के कारण, यानी डिपोजनल वर्क के कारण भी काफ़ी सारी भू आकृतियाँ वो नदी बनाती है। वो कौन कौन सी होती है? जब जमाव होता है, अभी हमने बात की सिर्फ कटाव की, कटाव होता है तो क्या क्या बनता है? रिकैप्चुलेट कीजिए, क्या क्या हमने पढ़ा है अभी तक। हमने पढ़ा है गॉर्ज, कैनियन, वी शेप वैली, यू शेप वैली, वाटरफॉल यानी जलप्रपात, अवनमित कुंड, प्लंज पूल, जल्ज गर्तिका, नदी विसर्पण, संप्राय मैदान, नदी वेदिकाएं, शिप्रिकाएं, ये सब आकृतियाँ हमने पढ़ी और ये सारी आकृतियाँ बनी है अपरदन के कारण। अब हम बात करेंगे नदी जब निक्षेपण करती है, जमाव करती है उस मटेरियल का, अपरदन के बाद क्या होता है? परिवहन होता है, और परिवहन के बाद जमाव होता है। जब जमाव करती है तब भी कुछ भू आकृतियाँ बनती है। उनमें से पहली है जलोढ़ शंकु, एल्यूवियल कॉन्स। ये नदी के पर्वतों से मैदान में प्रवेश करते समय पर्वतीय ढाल पर शंकु के आकार में मलबे का जमाव होता है। यानी यहाँ डायग्राम में बेटर दिखेगा कि जैसी नदी पर्वतीय भाग से नीचे की तरफ आई, बड़े बड़े पत्थर उसके साथ थे क्योंकि वहाँ पर ढाल अधिक था, पानी की मात्रा थी, गति अधिक थी, शक्ति अधिक थी। लेकिन जैसे मैदानी भाग में आई, ढाल कम हो गया, ढाल कम हो गया, गति कम हो गई, शक्ति कम हो गई। उन्होंने उन पत्थरों को जमा कर दिया कोन के आकार में। अगर कोन के आकार में जमाव कर दिया, यहाँ पे ये एल्यूवियल फेन का है, यहाँ पे कोन के आकार में इस तरीके से अगर जमाव कर दिया तो उसे हम बोलेंगे एल्यूवियल कोन। ओके, उसे हम जलोढ़ शंकु बोलते हैं। इसी से मिलती जुलती आकृति होती है, वो होती है जलोढ़ पंख। जलोढ़ पंख में जब नदी पर्वत से मैदान में प्रवेश करते समय पंख के आकार में अगर जमाव करती है तो उससे एल्यूवियल फेन का निर्माण होता है। अब एल्यूवियल फेन और कोन दोनों चीज़ें यहाँ पे विजिबल है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है फिर? आकार का, पहली चीज़ तो आकार का शंकु है
उसका आकार है वो शंकु की तरह होता है, कोन की तरह होता है। सॉफ्टी आपने खूब खाई होगी, उसके आकार का होता है। और ये फेन जो एल्वल फेन है वो पंख की तरह फैला होता है, ज़्यादा फैला होता है। पहला तो ये। दूसरा डिफरेंस ये होता है जो एल्वल कोन होते हैं वो बड़े पत्थरों से, बड़े जो कंकर पत्थर है उनसे बने होते हैं, जबकि एल्वल फेन है उसका फैलाव अधिक होता है। इसमें बारीक महीन कण होते हैं मिट्टी के या महीन पत्थर होते हैं। तीसरा कोन जो है, जो कोन की बात कर रहे थे, एल्वल कोन जो है यानी जलोढ़ शंकु है, उसका ढाल तीव्र होता है, ऊंचाई अधिक होती है। जबकि जलोढ़ पंख है उसका ढाल 15 डिग्री से कम रहता है, बहुत कम होता है, फैलाव इसका अधिक होता है। तो ये दोनों एक जैसी आकृतियां हैं, लेकिन इनके आकार में, ऊंचाई में और मटेरियल में डिफरेंस होता है। जलोढ़ शंकु जो है, कोन जो है, वो पर्वत के बिल्कुल साथ होगा, बड़े बड़े पत्थर होंगे, ऊंचाई अधिक होगी, कोण अधिक होगा, एंगल अधिक होगा। जबकि जलोढ़ पंख है उसमें महीन कंकर पत्थर होंगे, फैलाव अधिक होगा, पंख के आकार का होगा और इसकी ऊंचाई या ढाल जो है वो कम होता है। यहाँ पे जलोढ़ पंख भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो आकृतियां हमने पढ़ी, कौन सी? निक्षेपणात्मक, जो ऊपरी भाग से जैसे मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं तब बनती है। उसके बाद तीसरी है डेल्टा। डेल्टा के बारे में आप पढ़ चुके हैं, 8th क्लास में पढ़ा है या उससे पहली क्लासेस में पढ़ा है, 9th में पढ़ा और 10th में पढ़ा है। डेल्टा क्या होता है? नदी के मुहाने पर जलोढ़ के निक्षेपण से निर्मित त्रिभुजाकार आकृति वाला इलाका डेल्टा कहलाता है। अब जब नदी वृद्धावस्था में किसी झील में, किसी सागर में, किसी महासागर में गिरने वाली होती है तो उस वक्त ढाल बहुत कम हो जाता है, गति कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है। लेकिन जो गाद है, गाद मतलब जो उसके साथ मटेरियल है नदी के साथ, वो ज़्यादा होता है। अब इतना ज़्यादा होता है कि उसको वो अपने साथ आगे बहा नहीं ले जा पाती और वहीं पर जमाव करना शुरू कर देती है, और जमाव के कारण वहीं पर वो नदी खुद कई धाराओं में बंट जाती है। यहाँ पे ये विजिबल है, कई धाराओं में बंट जाती है और बीच में उस गाद का जमाव कर देती है। तो ये त्रिभुजाकार आकृति बनती है, क्योंकि एक दिशा से नदी आ रही है और फिर उसके बाद उसको गाद के कारण फैलना पड़ रहा है। तो ये त्रिभुज के आकार की आकृति होती है, पहली चीज़। दूसरा, कब बनेगी? नदी के मुहाने पर अंतिम अवस्था में ये बनता है। और ये जो डेल्टा होते हैं इसमें महीन कण होते हैं, बारीक कण होते हैं, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं। तो ये डेल्टा है, ये डेल्टा है। डेल्टा के बारे में आप सुंदरवन डेल्टा के बारे में पढ़ चुके हो। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है वो सुंदरवन डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा भी जिसे कहते हैं, जिसका विस्तार बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद है प्राकृतिक तटबंध। ये भी निक्षेपणात्मक आकृति है, नेचुरल लेविस जिन्हें बोलते हैं। ये पानी के उतर जाने के पश्चात नदी के दोनों ओर निर्मित रेतीली मिट्टी की दीवारें होती हैं। नहर देखी आपने, कैनाल्स को, दोनों साइड में पक्के तौर पर उसके तटबंध बनाए होते हैं, वो मानव निर्मित होते हैं। लेकिन नदी में प्राकृतिक तौर पर बन जाते हैं। अगर आपने दिल्ली में गए हो, आपने यमुना नदी को क्रॉस किया तो आपने देखा होगा कि जब पानी उतर जाता है बारिश के मौसम के बाद, तो दोनों किनारों पे जो मिट्टी है, रेत है, बालू है, उसका जमाव हो जाता है और पानी नीचे चल रहा होता है। ऐसा ही बाढ़ के मैदानों में होता है, या ज़्यादा पानी का बहाव होता है तो मिट्टी है वो साइड में, दोनों साइड में जमा हो जाती है, दोनों साइड में। यहाँ थोड़ा सा देखिए इस तरीके से कि नदी है फ्लड से पहले ऐसे बह रही थी, जब बाढ़ आई तो पानी का लेवल ऊपर बाहर से बह गया, बाहर से बह गया। जब तेज़ी से पानी बाहर निकल रहा है तो उसके साथ साथ मिट्टी वगैरह बाहर निकली और यहाँ पर जमा हो गई। अब फ्लड के बाद दोबारा अगर फ्लड आती है, 2-3 बार आती है, तो वो मिट्टी का जमाव यहाँ बार बार होता रहता है और ये दोनों साइड में मिट्टी का जमाव हो गया, ऊंचा भूभाग बन गया। ऐसे लगता है जैसे तटबंध बनाया गया है, जैसे खेतों में पानी लगाते हैं, नाली के दोनों साइड में हम बनाते हैं कि पानी इधर उधर ना निकले, ऐसी नदी के दोनों किनारों पर मिट्टी का जमाव हो जाता है। उससे जो तटबंध बनते हैं, किनारे बनते हैं, उससे हम नेचुरल लेविस या प्राकृतिक तटबंध बोलते हैं। बहुत आसान सा डायग्राम है, इसको आप आसानी से बना सकते हो और समझ में भी आ गया हो कि जब नदी बहती है तो जब उसमें बाढ़ आती है तो अपने साथ बाह्य अवसाद का जमाव वो दोनों किनारों पे करती जाती है। इससे एक ऊंचे भूभाग का दोनों साइड में तटबंधों का निर्माण हो जाता है, उसे हम नेचुरल तटबंध या प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। बाढ़ का मैदान, फ्लड प्लेन, एक आकृति ये भी है।
बाढ़ के मैदान, जब बाढ़ आती है, नदी का वह भाग जहाँ नदी बाढ़ के समय जलोढ़ को निक्षेपण करती है, बाढ़ का मैदान कहलाता है। यहाँ देखे होंगे आपने, यूपी बिहार में आम है। हरियाणा की बात की जाए तो नॉर्दर्न पार्ट जो यमुनानगर और अम्बाला के इलाका है, वहाँ पर बाढ़ अक्सर आती रहती है, यमुनानगर में अक्सर आती रहती है। तो वहाँ जब नदी में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, बारिश के दिनों में ऐसा अक्सर होता है, जब पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो वो प्राकृतिक तटबंध उनको तोड़ करके इधर उधर फैल जाती है, और जब फैलती है तो अपने साथ लाए हुए अवसाद का जमाव भी वहीं पर कर देती है, एक नई परत मिट्टी की बिछा देती है। तो इस प्रकार से जो मैदान बनते हैं उन्हें हम बाढ़ के मैदान बोलते हैं। ये बाढ़ के मैदान होते हैं क्योंकि इसमें हर वर्ष नई मिट्टी का जमाव हो जाता है, अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है, तो ये मैदान बहुत उपजाऊ होते हैं, कृषि के लिए बहुत उपयुक्त होते हैं, तो इन्हें हम बाढ़ के मैदान बोलते हैं। 6th है गोखुर झील। ये भी निक्षेपण के कारण बनती है, भू आकृति है जो नदी विसर्पण से ही जुड़ी हुई है, ऑक्सबो लेक। अब गोखुर झील क्यों बोलते हैं? क्योंकि गो यानी कि गाय के खुर की तरह आकृति के ये होते हैं। अब गोखुर झील जब नदी विसर्पित मार्ग को छोड़कर सीधी बहती है तो उसका जो घुमाव वाला भाग है वो जल पूर्ण होकर के एक झील का निर्माण करता है। अब यहाँ कुछ समझ में नहीं आया होगा, यहाँ देखिए कि नदी यहाँ से बह रही है। अब यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ऐसे बह रही है, ठीक है, यहाँ से नदी बह रही है। अब क्यों बह रही है? मैदानी भाग में ऐसा बहती है। कई बार ये होता है कि वो बह रही है, यहाँ पे लगातार जो टकराव होगा, पानी का टकराव होगा तो यहाँ कटाव होगा, कटाव होने के कारण लगातार कुछ समय के बाद वो नदी सीधी यहाँ आकर के मिल जाती है, सीधी इस एरिया में आकर के वो मिल जाती है। जब वो इस एरिया में आकर के मिल गई तो ये जो भाग है ये अलग रह जाता है नदी का, इसमें बाद में बारिश का पानी वगैरह भर जाता है तो ये झील के आकार में आ जाता है, इसे गोखुर झील बोलते हैं। यहीं आपको ये सब कुछ दिखाया गया है, इस डायग्राम में भी देखिए, पिक्चर में देखिए कि नदी है वो यहाँ से आ रही होगी, यहाँ से, लेकिन बाद में वो सीधी हो गई, यहाँ से सीधी होकर के ऐसे निकल गई, और ये जो भाग है वो अलग रह गया गोखुर झील की तरह। यूपी बिहार में गोखुर झील है, काफ़ी आम है, यहाँ पर भी ये भी इन फ्यूचर गोखुर झील बनेगा, क्योंकि ये जब नदी का पानी लगातार सामने की तरफ कटाव करेगा तो सीधा आकर के मिल जाएगा, और ये भाग अलग रह जाएगा, वो गोखुर झील बनेगा। यानी नदी विसर्पण जब करती है, बल खाती हुई चलती है तो वो नदी विसर्पण है, और कई बार जब बल खाती हुई चलती है तो वो सामने की तरफ कटाव करने के कारण अपना रास्ता वो सीधा कर लेती है, और उसका घुमाव वाला भाग है वो अलग रह जाता है, जिसमें बारिश का पानी भरा और वो बन गई झील, उसे हम गोखुर झील या ऑक्सबो लेक बोलते हैं। तो ये भी एक आकृति है। तो ये था आज का हमारा सेशन, बहुत लंबा सेशन था, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, जिसमें हमने बात की कि लैंड फॉर्म्स जो पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर बनते हैं, उनके एजेंट कौन कौन से होते हैं, नदी क्या है, कौन सी अवस्थाएं हैं और किस प्रकार के कार्य करती है, कौन से कार्य हैं जो अपर्दन को प्रभावित करते हैं, और नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ कौन सी होती है। काफ़ी सारे डायग्राम डिस्कस किए, लेकिन जितना लेंथी था शायद उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा होगा। तो पूरा चैप्टर है वो डायग्राम पे फोकस करना हमें, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा कंटेंट अच्छा है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।